हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। लवली सर की तरफ से आपको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, आज का जो चैप्टर होने वाला है वो है क्लास 10th का रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस चैप्टर के बारे में आप लोगों ने 8th में भी पढ़ा था और +1 में भी पढ़ोगे, यानी कि आप समझ लो कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके 8th क्लास में भी आ रहा है और आपके आने वाली +1 में भी आएगा। तो इस चैप्टर को बड़े ही इंटरेस्टिंग वे से हम लोगों को पढ़ना है, एक एक डाउट को रिमूव करना है, और जो बात आपको समझ नहीं लगेगी या कोई बात अगर रह जाएगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप लोगों को भी पता है, और स्कूल भी, कई स्कूल तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट जो है 1-2 दिन में छुट्टियां का ऐलान करने वाली है। अभी भाई छुट्टियां, वेकेशन आपकी स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग भी छुट्टियों को एंजॉय करेंगे और हम लोग भी फिर 10 दिन की रेस्ट लेके अपने घर हिमाचल घूमने जाएंगे, और आप लोगों को भी साथ साथ में घुमाएंगे, क्योंकि अभी हमारे चैनल का नाम क्या है, MCI साइंस एंड मैथ डाउट्स एंड व्लॉग्स। तो अभी तक तो अपने साइंस एंड मैथ डाउट्स के बारे में तो पढ़ा है, क्योंकि हम लोग रोज पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन जो एंड व्लॉग्स जो लास्ट में हमने जोड़ा है ना, तो इसका आपको छुट्टियों में पता लग जाएगा कि ये नाम भी कैसे हम लोग सार्थक करते हैं। तो खुद भी घूमेंगे, आपको भी घुमाएंगे, इसलिए जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आपको हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स और कल्चर, अलग अलग जगह का कल्चर भी हम लोग व्लॉग्स के थ्रू दिखाएंगे। तो आज की क्लास स्टूडेंट हमारी है रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मैंने आपको बताया था कि देयर आर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 6 इंपोर्टेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी आता है, नर्वस सिस्टम आता है, रेस्पिरेटरी आता है, रिप्रोडक्टिव आता है, डाइजेस्टिव आता है, एक्सक्रीटरी आता है। ठीक है, तो उसमें से हम लोगों का आज का टॉपिक रहने वाला है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाय डेफिनेशन रेस्पिरेशन होता क्या है। तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन अगर आप देख पा रहे हैं तो लिखा है द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, यानी कि एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें हम लोग जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, और जो एनर्जी निकलती है, डाइजेशन का मीनिंग होता है कि ऑक्सीडेशन, ये वर्ड देख रहे हैं आप, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी कि इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है ऑक्सीजन की। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब हम लोग जो भी खाना खाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो डाइजेस्ट होता है। कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल जो है वो सिंपलर फॉर्म में टूटते हैं, और जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में आते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं। उस एनर्जी को हम लोग यूज करके चलते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, यानी कि आपके जो जिंदगी के जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी कार्य हैं, वो सभी के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और वो एनर्जी आपको कौन देता है, वो देता है आपको रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट रेस्पिरेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन से समझ लग गया होगा कि क्या होगा। ऑक्सीजन क्या करती है, जो आपका खाना है, फूड है, उसे डाइजेस्ट करती है। जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म सिंपलर फॉर्म में टूटती है तो लॉट ऑफ एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रोसेस ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना। ठीक है, कई स्टूडेंट्स में डाउट रहता है कि सर ब्रीथिंग क्या रेस्पिरेशन है या रेस्पिरेशन ब्रीथिंग है। तो लेट मी क्लियर वन थिंग कि बोथ आर डिफरेंट एंड बोथ आर सेम, यानी दोनों एक भी हैं और अलग भी हैं। हैरानी की बात है, अरे बता रहा हूं। ब्रीथिंग क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, रेस्पिरेशन के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और ब्रीथिंग क्या करती है, आप लोग इनटेक ऑक्सीजन और एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हो। तो ऑक्सीजन लेने का प्रोसेस क्या है, ब्रीथिंग, यानी कि रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, वो कौन देगा, वो देगा ब्रीथिंग प्रोसेस। तो ब्रीथिंग इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कौन सी गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सिर्फ प्रोसेस है ब्रीथिंग का। ठीक है, और रेस्पिरेशन नहीं है, रेस्पिरेशन अलग है, क्योंकि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में जो डिफरेंस है वो मैं नीचे बताऊंगा आपको। तब तक आप डेफिनेशन समझ लो कि ये प्रोसेस है ऑक्सीजन को लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का। ठीक है, चलिए आगे।
तो अभी स्टूडेंट्स देखिए, हर एक ऑर्गेनिज्म में, हर एक जीव में अपना एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, यानी कि वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि सभी की फॉर्म एक जैसी नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने एक दो एग्जांपल्स दी हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं कैसे डिफरेंट होते हैं, किन ऑर्गेनिजम्स में वो पाए जाते हैं। सबसे पहले देखिए ह्यूमन बींग्स कौन है? हम लोग खुद, इंसानों में होता है लंग्स। ठीक है, तो स्नेल्स में होती है पल्मोनरी सैक्स, यानी ना लंग्स होते हैं, ना गिल्स होती है, ना स्किन होती है। ठीक है, तो स्नेल्स में होंगे पल्मोनरी सैक्स। तो जैसे कि इसका नाम है सैक, तो मतलब बोरी जैसी स्ट्रक्चर है, एक मसल्स होते हैं, अंदर से खाली होते हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द सैक। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही कोई किसी एनर्जी को लेते हैं, तो गैस को लेते हैं, तो ऐसे करके एक्सपेंड करते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये स्नेल्स में एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करते हैं। फ्रॉग की बात करें तो स्किन के अलावा जब ये टेडपोल्स में होते हैं तो इनमें गिल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, लंग्स भी होते हैं। ठीक है, तो गिल्स, लंग्स और स्किन ये तीनों आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फ्रॉग जो होता है, ठीक है, पहले टेडपोल की फॉर्म में होता है, एग से निकल के लार्वा, लार्वा से टेडपोल के बाद वो फ्रॉग बनता है। ठीक है, तो वो रेस्पायर कर सकता है इन वाटर एज वेल एज लैंड। तो इसलिए ये गिल्स, लंग्स और स्किन ये तीनों से क्या कर सकता है? रेस्पायर कर सकता है। उसके बाद आती हैं फिशिस में होते हैं गिल्स। ठीक है, तो उनमें लंग्स नहीं होते हैं, तो गिल्स के थ्रू क्या कर सकती हैं? ये रेस्पायर कर सकती हैं। तो ये तो थी एग्जांपल दो तीन ऑर्गेनिज्म की, जिसमें आपको बताया गया कि हर एक का जो और रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो सेम नहीं होता है। हर एक में रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है? अलग होता है। चलिए, अभी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि मैं आपको एलैबोरेट करके बताऊंगा कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में फर्क क्या है, तो उसके टॉपिक कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो ब्रीथिंग है ये एक्टिव एंड पैसिव टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है। अब एक और क्वेश्चन बीच में से निकल आया कि भाई एक्टिव और पैसिव रेस्पिरेशन होता क्या है? ठीक है, तो आपको बता देता हूं कि एक्टिव रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, जिसे स्टार्ट होने में एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। पैसिव वो होता है जिसको स्टार्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आपको सांस लेने के लिए, ठीक है, देखो सांस ले रहे हो तो आप जोर तो लगेगा, क्योंकि मसल्स ऐसे करके एक्सपेंड होंगे, तो मसल्स को एक्सपेंड करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी वो यूज हो रही है, तो दैट मीन्स पैसिव फॉर्म। लेकिन जैसे ही आप एनर्जी को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते, एक्सेल करते हो, ठीक है, तब आपको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, दैट इज द एक्टिव फॉर्म। लेकिन रेस्पिरेशन इज ए पैसिव फॉर्म। रेस्पिरेशन को स्टार्ट होने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आप लोगों ने अपने घरों में बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि भाई पैसा पैसा बनाता है, पैसे से पैसा बनाया जाता है। यानी कि अगर आपको पैसा कमाना है तो भाई थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपको अपनी तरफ से करनी पड़ती है। उसी तरीके से हमारी बॉडी है, इसको अगर और ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसको अपनी तरफ से पहले क्या करना पड़ेगा? थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी। किसके लिए? रेस्पिरेशन को स्टार्ट करने के लिए। तो इसीलिए रेस्पिरेशन सबसे पहले बन गया पैसिव फॉर्म। और दूसरी बात आ गई कि किसी भी तरह की एनर्जी जो है रिलीज नहीं होती है। किस प्रोसेस में? ब्रीथिंग प्रोसेस में कोई एनर्जी नहीं रिलीज होगी। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। किस फॉर्म में? एटीपी फॉर्म में, यानी एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी। और यही एनर्जी जो होती है, हम लोग क्या करते हैं अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेसेस चलते हैं, डाइजेशन, सर्कुलेशन, नर्वस, कितने भी भाई ऑर्गन सिस्टम है, ये सब के सब चलने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और वो एनर्जी कौन देता है? वो एनर्जी देता है हमें रेस्पिरेशन। ठीक है जी, तो ये डिफरेंस था दोनों का, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में। उसके आगे एक और क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है कि भाई प्लांट्स भी तो रेस्पायर करते हैं, क्योंकि प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो लेकिन ह्यूमन से अलग कैसे होते हैं? जो मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार दिमाग में आता है, स्टूडेंट्स भी पूछ लेते हैं, और कई बार आपके हॉट क्वेश्चंस बन के एग्जाम में भी आ जाता है। तो इसको भी हम लोग अभी समझेंगे, बड़े इजी वे से समझना आप लोग कि जो प्लांट की रेस्पिरेशन है वो ह्यूमन रेस्पिरेशन से अलग कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले आप नोट करो कि जो प्लांट की रेस्पिरेशन होती है ना भाई, वो स्लो प्रोसेस है जी। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज अ स्लोअर प्रोसेस, और रेस्पिरेशन इन
ह्यूमन बीइंग इज ए फास्टर प्रोसेस, काफी फास्ट काम करता है। और दूसरी बात, प्लांट्स में सारे के सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन में, लीफ से लेके स्टेम, स्टेम से लेके रूट्स। लेकिन इन ह्यूमन बीइंग्स या इन एनिमल्स सम स्पेसिफिक ऑर्गन्स जो होते हैं, सम ऑर्गन्स टेक्स पार्ट इन रेस्पिरेशन। कुछ पार्ट जैसे ऑर्गन, लंग्स आ जाएगा, ट्रैकिया आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके थोड़े से पार्ट्स इन्वॉल्वमेंट में लाते हैं। लेकिन प्लांट्स में सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। तो ये दो डिफरेंस आप लोग नोट कर लो कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज स्लोअर देन एनिमल। दूसरी बात, ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट टेक्स पार्ट इन रेस्पिरेशन, बट इन ह्यूमन या इन एनिमल सम स्पेसिफिक ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है, चलिए आगे। नाउ स्टूडेंट्स वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन कितने टाइप्स की होती हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो मेनली आप दो चीजें समझ लो भी, रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, एक होती है एरोबिक, एक होती है एनारोबिक। यानी कि एक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन मैंडेटरी है, कंपल्सरी है कि उसको स्टार्ट होने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस का होना जरूरी है, उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और एक टाइप की रेस्पिरेशन होती है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी रेस्पिरेशन हो सकती है, उसे कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो समझ लो ये होती कहाँ पे है, ये भाई सबसे पहले तो सेल में होती है, क्योंकि किसी भी तरह की एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, किसी भी तरह की एनर्जी का पैदा होना वो सेल में होता है। सेल के भी काफी सारे पार्ट्स हैं, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि जितनी भी एनर्जी बनेगी वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनेगी। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस करती हैं। तो सेल में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि दो टाइप की रेस्पिरेशन है, एक में ऑक्सीजन का होना जरूरी है, एक में ऑक्सीजन का होना जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन की, यानी कि एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किस ऑर्गेनिज्म का रोल होता है, ये किस में मिलती है और क्या इसके एंड प्रोडक्ट्स रहने वाले हैं। तो सबसे पहले ये ईस्ट में मिलती है, ठीक है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और इसके जो एंड प्रोडक्ट हैं, यानी कि जब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है तो एज ए वेस्ट समझ लो आप, जो इसके एंड प्रोडक्ट बनते हैं वो है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और सिर्फ 2 एटीपी, यानी एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा। तो एटीपी यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनेंगे सिर्फ, और मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। और एंड प्रोडक्ट में क्या आएगा भाई, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो प्रोसेस है ना इथेनॉल का, ठीक है, इसको हम लोग फर्मेंटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फर्मेंटेशन। और ये किसमें होता है, ब्रेड बनाने में, जो आप लोग सुबह नाश्ते में खाते हो, अल्कोहल बनाने में, ठीक है, इसका वाइन जिसको कहते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस में भी इसका इस्तेमाल होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। और जो ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होगा वो होता है ईस्ट। फिर एरोबिक कहाँ पे आएगी, एरोबिक आएगी ह्यूमन बींग्स में या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, आप लोग मान के चलिए, ठीक है। इसमें एंड प्रोडक्ट होंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। 36 एटीपी एनर्जी निकलती है, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एक और तरह की एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है स्टूडेंट्स, जो हमारे मसल्स में होती है, ठीक है, वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन है। वैसे तो रेस्पिरेशन होती है ह्यूमन बींग्स में, लेकिन इन मसल्स में क्या होती है, एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन चलती है। और एनारोबिक में क्या होता है कि आपको मैं पहले बता चुका हूं, ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, गर्मी बहुत है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, जब मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो इसके एंड प्रोडक्ट बनते हैं लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एटीपी एनर्जी, जिसकी वजह से क्रैम्प्स पड़ते हैं। यानी कि जब हमारे मसल्स में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, हमारे मसल्स दर्द करने लग जाते हैं ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, ठीक है, तब हमारे मसल्स के अंदर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। तो इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन।
तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, ब्रीथिंग पढ़ा, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस पढ़ा, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग कैसे होता है इसके बारे में आपको पढ़ाया है। तो ये आज का यहीं तक क्लास थी। कल हम लोग क्या करेंगे, एलेबोरेट करेंगे पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग का। तब तक आप इसे रिवाइज करो, ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है स्टूडेंट्स, तो क्लास लगाना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो तब तक आप इसको पढ़ो, इसको समझो। कल हम लोग पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करेंगे 5 मार्क्स का विद एलैबोरेशन विद डायग्राम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक देखते रहिए MCI साइंस एंड मैथ आउट चैनल एंड ब्लॉग्स। तो ठीक है, बाय।